कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो फूट फूट के हुई। 2008 मालेगांव ब्लास्ट, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और 17 साल बाद कोर्ट ने कह दिया न बम मिला, न आरडीएक्स और न ही कोई सबूत। लेकिन अब आया सबसे बड़ा धमाका, एटीएस अफसर महबूब मुजावर का विस्फोटक खुलासा। रामजी कलसंग्रह, दिलीप पाटीदार आणि संदीप काळे यांच्याविषयी मला सूचना होत्या, त्याचा तपास करत होतो। त्याशिवाय मोहन भागवत यांना नागपूरवरून आणा असाही मला आदेश होता, आणि जो काय आदेश होता तो कायदेशीर दिला होता, परंतु कृत्य बेकायदेशीर होता। मुजावर का दावा है कि उन्हें आरएसएस चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया गया था। ना उनका नाम चार्जशीट में था, ना ही वो कहीं आरोपी थे, लेकिन ऊपर से आदेश आया, भागवत को उठाओ। रामजी कलसंग्रह, दिलीप पाटीदार आणि संदीप काळे यांच्याविषयी मला सूचना होत्या, त्याचा तपास करत होतो। त्याशिवाय मोहन भागवत यांना नागपूरवरून आणा असाही मला आदेश होता, आणि जो काय आदेश होता तो कायदेशीर दिला होता, परंतु कृत्य बेकायदेशीर होता। लेकिन मुजावर ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था भगवा आतंकवाद की ये थ्योरी झूठी थी। मुजावर का दावा है उन्हें दबाने के लिए खुद एटीएस ने झूठे केस में फंसा दिया था, पर कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो गए और आज खुलकर सब कुछ बता रहे हैं। मैंने आरोप वगैरह किया नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड पे जो है वो कोर्ट में पेश किया और वो कोर्ट में सिद्ध हुआ है। जो कोर्ट में सिद्ध हुई बातें आरोप विरोध नहीं सिद्ध हुए सो बात है, वो क्या आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो आएगा वो केस के अंदर। तो सर, आपने बताया कि आपको सर संघ चालक मोहन भागवत को गिरफ्तार या पकड़ कर लाने के आदेश दिए थे, वो किसने दिए थे? प्रशासकीय व्यवस्था ने दिए थे क्या कोई राजकीय दबाव था? नहीं, राजकीय का संबंध नहीं, बेकायदेशीर ऐसी बात बोले तो मेरे को जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर, और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे को बोला तो मैंने नहीं किया, उसकी मेरे को सज़ा मिली। झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई। फिर मैं वो केस के अंदर मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूटा। ये निर्दोष छूटा हुआ मैं 10 साल हो गए ये बात को, और ये डॉक्यूमेंट में एनआईए के कोर्ट में गई डॉक्यूमेंट, और उसका भी कुछ ना कुछ उसके अंदर नोट है। सर, मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने के आपको लेखी ऑर्डर मिले थे या सिर्फ ओरली बता दिया गया था कि उनको पकड़ कर लाए? देखो, मेरे को कायदेशीर नियमित है, तो मैं एकदम बार बार मोहन भागवत जी का नाम लेते हुए तो अच्छा नहीं है। तो एक बार मैं बताया, वो बात बताया, तो मेरे को जो भी है कायदेशीर आदेश था, मगर वो उसमें का कंसेप्ट था वो झूठ था। जो है मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो है तो बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, हिम्मत से बोल रहा हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ। कोर्ट में मैंने एफिडेविट दिया है इसके अंदर और मेरे पास एविडेंस है उसका। तो बार बार तुम वो मोहन भागवत को उठा के लाए ऐसे जो बोल रहे हैं ना, जो एक बार बोला वो बराबर है। सर, जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसको अगर गलत साबित होती है तो उन जो तपास अधिकारी है क्या उन पर कार्रवाई होने की आप मांग करेंगे? देखो, मेरा क्या संबंध नहीं है ना उसके अंदर, मैं क्यों मांग करूँगा उसके अंदर? जो कार्रवाई उनके ऊपर करो, मैं ओपिनियन देने वाला कौन हूँ? मेरे बारे में जो है वो बता रहा हूँ मैं। बाकी का क्या होने वाला है, इसका मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम क्या निकलने वाला है, मेरे को उसका फ़ायदा होने वाला है क्या नुकसान होने वाला है, मेरे को मालूम नहीं है। और मैं इसके बारे में मेरे को आज पूछा जा रहा है बोल के बोल रहा हूँ मैं। इसके पहले तो मैं रिकॉर्ड पे लाया हूँ वो बात को। तो ये इसके अंदर वो किसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है, मैं इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो लोग इसके अंदर बम ब्लास्ट में मर गए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दो, उनको ज़्यादा उनको दो पैसा। कोर्ट में न्यायालय ने भी 2-2 लाख जो ऐसा बोला है, उससे ज़्यादा उनको मुआवजा दिए तो उनका परिवार ठीक से रहेगा, उनके ऊपर भी अन्याय हो गया। इस मालेगांव नतीजे या निकाल के बारे में राज्य सरकार को क्या सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील दाखिल करना चाहिए क्या?
गवर्नमेंट क्या करने वाला है? मैं एक घर में बैठा हुआ आदमी हूँ, मेरा क्या कौन सुनने वाला? और वो कहीं वैसी बात करने का मेरे को क्या अधिकार है? उन्होंने कहा मालेगांव ब्लास्ट में सिमी का नाम शुरू से आया था, लेकिन एटीएस ने जांच की दिशा ही बदल दी। दबाव था, एजेंडा था और टारगेट थे भगवा पहनने वाले। मुजावर ने यह भी दावा किया कि 2 आरोपी रामजी कालसांगरा और संदीप डांगे, जिनको भगोड़ा बताया गया, उन्हें तो पुलिस पहले ही मार चुकी थी। एक और तीसरा शख्स दिलीप पाटीदार, उसे भी खत्म कर दिया गया था। एटीएस ने फर्जी नाम डाले, फर्जी कहानी गढ़ी और फिर संघ को, साध्वी को, सेना को, सबको लपेटने की कोशिश की गई। अब सवाल है, ये सब किसके इशारे पर हुआ? क्या कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि भागवत जैसे चेहरे को घसीटा जाए? क्या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई सिर्फ राजनीतिक स्कोर के लिए? उन अधिकारी की जांच हो, वो सारे अधिकारी, और उनकी जांच करते समय उन कांग्रेस नेताओं के जो सरकार में मौजूद थे, उनके भी नाम इस देश के सामने उजागर हो। क्यों नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत उन लोगों को, संघ के कुछ नेताओं के, हिंदू धर्म के संगठन के कुछ नेताओं के नाम लेने को लगाया, उस साजिश के तहत उसमें उनको फंसाना चाह रहे थे, तो वे सारे कांग्रेस के नेताओं के नाम अब जांच करके सामने आने की आवश्यकता है। तो क्या अब धमाकों का असली सच देश के सामने आएगा? वो आरोपी भी सामने आएंगे जिन्होंने इस धमाकों को अंजाम दिया था? और क्या वे सियासी चेहरे भी बेनकाब होंगे जिनके इशारे पर यह सारा कांड रचा गया था? जो इस आरोप से मुक्त हो गए, उनके चाहने वालों की आंखों में आंसू है। उस दौर के मंजर को याद कर आंखें डबडबा रही है। जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। चिंता के कारण ही जब साध्वी जी को ये डिटेक्ट हुआ कैंसर, उस समय बड़े तनाव में आ गए और उसके बाद में उनको हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ और कुछ दिनों बिस्तर पर रहने के बाद वो ब्रह्मधाम को चले गए। खैर, देश सच जानना चाहता है, किसने भगवे को कलंकित करने की साजिश रची थी? कौन है जो हिंदुओं के ऊपर आतंकी होने का ठप्पा लगाना चाहता था? कौन था जो सेना के अफसरों को आतंकी घोषित कर सेना को बदनाम करना चाहता था? और वो कौन था जो भारत का दुश्मन है, जो यही आस्तीन में छिपकर डसने की कोशिश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।